वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड में जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसका लास्ट पार्ट का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड की बात करें तो उसमें हमने 45 तक करा था। आज हम 46 से फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए लिखा जाए तो हम लोगों ने 45 तक करा था पिछली बार, है ना। तो 45 तक से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 35, 36, 38, 34, 42, 43 और 43 और ये 44 देखा जाए। ये 45 तक पिछले वीडियो हमने सॉल्यूशन करा था, है ना। तो अभी हम 46 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है आपको कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको 2 माइक्रोफराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। पहले हम सवाल समझेंगे। आपको तुल्य जो धारिता समतुल्य धारिता बनाना है 5 माइक्रोफराड और आपके पास अवेलेबल क्या है 2 माइक्रोफराड। मतलब 2 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर की धारिता का यूज करते हुए आपको ऐसा सर्किट बनाना है, ऐसा परिपथ बनाना है जिसका समतुल्य धारिता कितना हो जाए 5 माइक्रोफराड, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन है देखिए 4, 3, 5 एंड 6। तो इस सवाल को हम कैसे करें, तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमारे पास अवेलेबल जो कनेक्शन है दो ही टाइप्स का, हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं या फिर समांतर क्रम में, है ना, क्योंकि हमारे पास दो ही चॉइस है। तो चलिए सोच विचार करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोफराड की संधारित्र है, तो हम इसको ऐसा करते हैं। देखिए हम ऐसा करते हैं कि एक 2 माइक्रोफराड का एक संधारित्र लेते हैं और एक 2 माइक्रोफराड। पहले इसको हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे 2 माइक्रोफराड और ये भी हमारे पास कितना 2 माइक्रोफराड, है ना। तो दो दो का सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका समतुल्य 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसी के कनेक्शन इसी के पैरेलली एक और संधारित्र यूज करने वाले हैं जिसकी धारिता कितनी है, वो तो 2 माइक्रोफराड ही है ना। तो इनका इनका समतुल्य 1 हो गया और 2, 1, 3। चूंकि हमें लाना कितना है 5, तो इसका मतलब क्या है कि एक संधारित्र हम यहाँ और भी कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो इसकी भी धारिता कितना है 2 माइक्रोफराड। अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करें, ये वाला पॉइंट्स ए और ये वाला पॉइंट्स हमारे पास क्या है बी है। अब हमने एक ऐसा सर्किट बनाया है कि ये दोनों आपस में सीरीज में है और इनका जो समतुल्य होगा और ये आपस में सभी कैसे होंगे पैरेलल में, है ना। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है अगर आप इसका समतुल्य धारिता निकालिएगा सी इक्विवेलेंट तो कितना मिलेगा। सिंपली है 2 2 का सीरीज सॉरी पैरेलल, ये 4 होगा और ये आपस में इनका एक, इसका मतलब डायरेक्टली अपने को दिख रहा है कितना होगा 5 माइक्रोफराड, है ना। तो हमने क्या करा है, हम क्या कहेंगे कि भाई अगर आपके पास 2 माइक्रोफराड का अवेलेबल है और इसका यूज करते हुए आपको बनाना है 5 माइक्रोफराड का समतुल्य ये धारिता, तो आपके पास कितने कम से कम संधारित्र की जरूरत पड़ने वाला है। तो काउंट कर लीजिए, ये 2 और 2 4, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इसका मतलब हम क्या समझे इस सवाल से कि आपको ऐसे ऐसे 4 संधारित्र का यूज करके आप 5 माइक्रोफराड की समतुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये दो दो आपस में पैरेलल में लगाना पड़ेगा और ये दोनों आपस में सीरीज। बस इनका इसके बाद जो समतुल्य आएगा इसके साथ पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ेगा। हमें लगता है इस सवाल को समझ गए होंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल करेंगे हम लोग 46। नेक्स्ट देखिए 47, है ना, ये भी 2018 में आया है सवाल। चलिए तो इस सवाल को भी कर लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, देखिए बोला है कि दिए गए चित्र में यदि Q आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 हो, है ना। तो हमें पूछा गया है Q बाई Q, मतलब Q बाई Q का रेशियो पूछा गया है ना, का मान होगा। तो ठीक है, इसको कैसे करें। अच्छा, सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए कुछ हम बेसिक बात की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, आपको सदिश का योग आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर ये दो सदिश है, एक F और एक F, अब दोनों का परिमाण क्या है बराबर है
और इनके बीच में कोण कितना है भाई 90 डिग्री। तो इनका जो परिणामी होगा ये कितना होगा रूट अंडर एफ का स्क्वायर और प्लस एफ का स्क्वायर, है ना। तो अच्छा ये तो फार्मूला तो यही f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो cos 90 रखेंगे तो जीरो ही बनेगा और उसमें भी दोनों का परिमाण समान है, तो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा √2f। ठीक है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट लगने वाला है। साथ ही साथ एक बात और हम समझेंगे कि जब दोनों सदिश का अगर परिमाण बराबर हो तो ये जो परिणामी सदिश बनता है इनके बीच के कोण को बाइसेक्ट करेगा बोले तो ये वाला 45 डिग्री और ये वाला कितना 45 डिग्री। अदरवाइज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा परिणामी सदिश उसकी ओर झुक जाता है ना। ये बेसिक बात। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि यदि दो सदिश के बीच में कोण 0 डिग्री हो जाए, सपोज ये सदिश A है और ये भी सदिश क्या है B है, तो इनका अगर परिणामी निकालेंगे इनके बीच देखिए एंगल कितना है 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो A का परिमाण और साथ ही साथ कितना B का परिमाण। तो हमें ये भी पता है, ठीक है। चलिए अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो अब हम सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमसे क्या बोला गया है कि Q आवेश पर, तो Q या तो यहां है या फिर यहां है, आप कहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो हम यही वाला Q को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। हम यही वाला Q को कंसीडर कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो हम ये सोच विचार करें कि ये Q और ये Q आपस में कैसे हैं, धन आवेशी थे, यानी कि ये इस पे बल राइट साइड में लगाएगा। सपोज मान लेते हैं हम लोग बल ये लग रहा है कितना F, है ना। अच्छा ये भी तो बल लगाएगा भाई, तो ये बल कितना लगाएगा इधर। अच्छा ये भी तो F ही लगाएगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक स्क्वायर है ना। तो जिसकी भुजा ये R है तो ये भी कितना बनेगा R है। तो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो दो ही बात पे निर्भर करता है। पहली बात दोनों के आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, और साथ साथ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मीडियम सभी जगह तो सेम ही है, तो ये R और R, इसका मतलब ये जितना बल इस पे राइट लगाएगा वही ये वाला आवेश इस पे बल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। अच्छा और ये भी तो भाई साहब लगाएंगे, तो ये किधर लगाएगा भाई, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। इनके बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों आवेश के बीच में जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश बल लगेगा। अच्छा लेकिन ये डिफरेंट लगने वाला है क्योंकि इनके बीच में दूरी और आवेश भी अलग है। उसको सपोज हम लोग कह देते हैं F डैश, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया F डैश। अब क्या करें, अब तो यहाँ पे हमारे पास तीन बल है। अब पता है कि यहाँ पे तीनों बल का परिणामी कितना है अपने पास 0 है, तो हमें तीन बल को जोड़ना है बेसिकली। और बल एक सदिश राशि है तो सदिश को सदिश की तरह जोड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करें यहाँ पे देखिए ये F और ये F, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री और परिमाण क्या है बराबर। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा परिणामी इसी के अनुदिश बनेगा, और वो कितना बन जाएगा अभी हमने सिखाया है, इनका परिणामी बनेगा √2 और इंटू F, ठीक है। तो अगर हम कुल मिला के बात करें कि इस Q पे दो ही बल अब कार्य कर रहा है, एक √2F और एक हमारा F डैश, और इनका परिणामी क्या बोल रहा है उसने 0 बोला है। तो क्या करेंगे हम लोग √2F, देखिए यहाँ पे लिख रहे √2F और प्लस में साथ ही साथ क्या करेंगे F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। अच्छा इनको डायरेक्टली हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि इनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। जब दो सदिश के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट कितना बनता है A प्लस B। चलो अब हम क्या करें √2, अब हम सभी का परिमाण लिखेंगे यहां से। तो अगर हम F की बात करें तो आप इससे भी लिख सकते हैं चाहे इससे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस और इस Q के बीच में जो बल लग रहा है क्या लिखेंगे K छोटू Q बड़ा Q अपॉन कितना R स्क्वायर। चलो भाई इसका काम हो गया, और प्लस साथ ही साथ हमें F डैश की वैल्यू भी तो लिखना पड़ेगा। तो F डैश कितना बनेगा बोलो K बड़ा Q और अपॉन, अच्छा देखिए ये डायगोनल है विकर्ण है, तो पता है वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, तो √2R हो जाएगा। तो यहां से हम कितना लिखेंगे √2R का क्या स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी देखो 0, ठीक है। अच्छा
अब क्या करते हैं कि हम इसको राइट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो राइट ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास देखिए इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे राइट ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, √2 के क्यू क्यू और बाई कितना R² और बराबर के राइट साइड में जाएगा तो ये बचेगा माइनस साइन के क्यू क्यू और अपॉन, देखिए ये √2 हट जाएगा तो ये 2R² बचेगा, है ना। अब जो कैंसिल हो रहा है टर्म उसको काट देते हैं, देखिए ये k से k कैंसिल होगा और R² से R² कैंसिल होगा और साथ ही साथ एक q से q कैंसिल होगा। अब जो बच रहा है पहले उसको लिख लेते, उसके बाद बात करेंगे। और यहां से जो बचा देखिए इधर बच गया लेफ्ट साइड में √2q, है ना, √2q और साथ ही साथ राइट साइड में क्या बचा, माइनस में q/2, माइनस में q/2। आपसे पूछा क्या जा रहा है, q/q, है ना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, q/q। तो q/q की वैल्यू लिखने के लिए हम यहां से ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। यहां से अगर हम q/q की वैल्यू लिखा जाए तो ये कितना लिखेंगे, इसको 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बनेगा माइनस में 2√2, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब क्या है कि q/q का जो रेशियो बनेगा माइनस में कितना, 2√2। बट देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन में कहीं हमारे पास माइनस में 2√2 नहीं है, ये प्लस में है। तो चूंकि यहाँ पे ये बिहार बोर्ड में सवाल आया था, यहाँ पे माइनस लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए अगर प्लस रहेगा तो ये बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का परिणामी इसका परिणामी इधर है। अगर इनमें से एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि दो दो फोर्सेस कभी भी अगर दो समान डायरेक्शन के फोर्स हैं तो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा तभी बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, है ना। तो चलिए, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। बट यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ये 47। अच्छा ये तो डायरेक्ट दिख रहा है अपने को, ये बोला है किसी आवेशित खोखले गोलाकार, अच्छा ये जैसे ही चालक दिखा तो आपका प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्टर का खास बात क्या है कि उसके इनसाइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 48 और ये 49, है ना। अब ये 49 क्या बोला है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है, सी है। अच्छा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता, तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये C/N होता है ना। तो सी और बाई कितना होगा, 3। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में कितनी होती है भाई धारिता, 1/C1 और 1/C1 और 1 ऐसा 1/C1 1+C2 और 1/C3। तो आपको पता है कि ये 3/C हो जाएगा, है ना। तो ये कितना 1/C इक्विवेलेंट, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C कितना 3, है ना। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, 49 है। अच्छा ये शोषित विद्युत ऊर्जा, तो शोषित विद्युत ऊर्जा तो आपको पता है ये हाफ CV² होता है, क्या होता है, हाफ C², जहां भी क्या है, विभवांतर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यानी कि U समानुपाती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि शोषित ऊर्जा जो है वो विभवांतर के वर्ग के क्या है, समानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा अब क्या पूछ लिया अपने से कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला सिखाया, ये कितना होता है, प्रूव कराया, P×E, है ना, P×E। अगर इसकी परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण भी लिख सकते हैं हम लोग, PE sin थीटा। अगर डायरेक्शन अगर पता ना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। चलिए तो यहां से डायरेक्टली दिख रहा है P×E, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 51, और ये हो गया हमारा कौन सा भाई, 52। चलो अब ये 52 में क्या बोला है कि चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है, हमें ये और ये बी पॉइंट दिया है। अच्छा आपको 6 क्या दिख रहा है भाई, ये सीरीज में, तो सीरीज में तो इसकी इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता कितनी होगी, 6/2, मतलब कितना, इसको हटाइए और अकेला एकलौता से रिप्लेस कीजिए, इसको हटा के हम अकेले से कितना से रिप्लेस करेंगे, 3 माइक्रो फराड, है ना।
अच्छा, और 6 3 आपस में किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आपको डायरेक्ट पता है C1 प्लस C2 होता है, यानी कि 6 और 3 कितना 9 माइक्रोफराड। टाइम खराब ना करें, आसान सा सवाल है। चलिए 9 माइक्रोफराड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा ये सवाल का देखिए एक अलग ही एटीट्यूड है भाई इसका। देखो 2016, 2015 और 2013 कई टाइम्स रिपीट हुआ है ना। तो इसको भी कर लेते हैं। क्या बोला है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारता कितना है 5 माइक्रोफराड से मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की क्या निकालना है, धारता क्या होगी। चलिए तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, हालांकि क्लास में प्रूव करा है बट ठीक 2 मिनट का काम है कि देख लेते हैं हम लोग। चलिए छोटे छोटे एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे n बूंदे हैं, कितने हैं n छोटू छोटू बूंदे हैं, और इनको मिला के हमने एक बड़ा बूंद बनाया है। चलो भाई ठीक है, तो बड़े बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं r है, और छोटी बूंद की त्रिज्या छोटू r है। अच्छा, जो जो हमारा बिग ड्रॉप है उसकी धारता cv मान लेते हैं, और छोटे वाले की धारता क्या मान लेते हैं cs, स्मॉल। cs स्टैंड फॉर स्मॉल, स्मॉल ड्रॉप्स, और ये बिग ड्रॉप। चलो ठीक है, अब हम यहां से ध्यान से देखें, आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ ये n की वैल्यू दिया है 64। हम डेटा पे बाद में आ रहे हैं, हम तो सिंपली आप समझे कि अगर अगर हम एक स्फीयर की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो उसकी धारता का फार्मूला क्या होता है। अगर इसका अगर बड़े ड्रॉप की अगर धारता आपको लिखना है तो ये क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी त्रिज्या, है ना। अच्छा, अगर छोटू की बात करें तो छोटू बेचारे का क्या होगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटू आर, है ना। अच्छा एक चीज आप ध्यान से देखें, आपको कहीं भी सवाल में आर की कोई चर्चा नहीं करा है, तो हमें इस भाई साहब को गायब करना पड़ेगा। और वैसे भी आप अननोन है, हमने माना है, तो इसको गायब करने के सबसे आसान तरीका क्या है, आप वॉल्यूम को कंजर्व कराएं। मतलब कहने का मतलब क्या, छोटे छोटे ड्रॉप से मिलकर ये बड़ा जो ड्रॉप बना है, इन छोटे छोटे ड्रॉप का जो आयतन है इस बड़े ड्रॉप के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जितने n बूंदे हैं उसका कुल आयतन लिखिए। तो कुल आयतन तो एक छोटे ड्रॉप की आयतन लिखिए, क्योंकि ये गोला है तो गोले का आयतन क्या होगा, देखो 4/3 पाई छोटू आर का क्यूब। अब ऐसे इसे कितने हैं भाई, n है, तो इसी में हम क्या करेंगे n से गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और बड़े ड्रॉप की आयतन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। चलो बहुत खुशी का बात है सर, यहां से हमारे पास क्या हुआ, देखो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखिए हमें आर चाहिए, क्या चाहिए आर। तो यहां से हम आर की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको पावर ट्रांसफर करेंगे तो n के पावर 1/3 हो जाएगा, और आर की ये हो जाएगा छोटू आर, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया, बड़े ड्रॉप की त्रिज्या, है ना। तो हमें इसी का तो इंतजार था भाई। तो ये कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना n के पावर 1/3, और साथ ही साथ ये छोटू r। और इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो सर इसको और ऐसा लिख सकते हैं, 4 पाई, ऐसा करते हैं कि n के पावर 1/3 को इधर लिख लेते हैं, और यहां से हम क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटू r। आप एक बात ध्यान से देखिए कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू छोटू आर है, ये छोटू ड्रॉप का क्या है, धारिता। तो ऐसा करते हैं, यानी कि सर अगर यहां से अगर अपन स्पेस क्रिएट करें तो देखिए इसका हम डायरेक्ट यहां से लिख रहे हैं, देखिए है ना, अपने पास जगह नहीं, यहां से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे। चलो भाई यहां से लिखेंगे हम लोग क्या, सीबी। सीबी बड़े ड्रॉप की बड़ी बूंद की धारिता, ये कितनी बनेगी, देखो n के पावर 1/3 और छोटे ड्रॉप की धारिता। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इस फॉर्मूले को चाहे तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सोल्व करते समय फॉर्मूला दिमाग में इतना डिराइव करने से बेहतर है कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो कौन से बड़े ड्रॉप की धारिता क्या होगी, n के पावर 1/3 इंटू छोटे ड्रॉप की धारिता। अच्छा जहां n क्या है भाई, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, यानी कि छोटे बूंदों की संख्या। अब चलो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, देखो क्या आंसर आएगा इसमें, 1 मिनट। चलिए तो बड़े ड्रॉप की जब हम धारिता निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए n के पावर 1/3, तो 64 के पावर में कितना हम करेंगे
1/3 और छोटे ड्रॉप की धारिता कितनी है देखिए 5 माइक्रो फराड। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बड़े ड्रॉप ये 4 चौक 16 चौके 64 4 इंटू कितना 5, तो कुल मिला के देखा जाए तो कितना बनेगा 20 माइक्रो फराड, है ना। तो ये बड़े ड्रॉप की क्या आ गया देखो धारिता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि सर बड़े ड्रॉप की जो धारिता होगी n के पावर 1/3 इंटू छोटे ड्रॉप की धारिता, इसका मतलब डी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो भाई, अच्छा अगेन ये सवाल आया अपने पास, ये क्या बोला है देखिए कि ऐसा क्या बोला है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो दो विपरीत आवेशों से बना है। अब ये सब आते कि डाइपोल से तो उसमें 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं और अपोजिट नेचर से होते हैं, और जिनका परिमाण इतना है और इतना है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी भी दिया अपने को 2.4 इंटू 10 के पावर कितना -10 मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, तो डाइपोल मोमेंट अपने से पूछा जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का सूत्र क्या होता है, एक कोई एक चार्ज और उनके बीच में दूरी, तो उनके बीच में दूरी सपोज डी मान लेते हैं, तो इसमें वैल्यू रख दो, है ना। तो वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। अच्छा देखिए एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ अपने से अपने को परिमाण पूछा है, दिशा के बारे में बात नहीं करा है। हमें पता है कि दिशा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। तो इसमें जो क्यू रखेंगे हम बिना साइन के साथ रखेंगे। ओके सर, तो बिना साइन के साथ का मतलब क्या, हम डायरेक्ट रखेंगे 3 पॉइंट कितना 2 इंटू 10 के पावर कितना माइनस में 19 और मल्टीप्लाइड बाई कितना 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 10। अच्छा तो इसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं 3.2 और इंटू कितना 2.4 इंटू 10 टू पावर, देखिए ये माइनस में कितना हो जाएगा 29। अच्छा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये आता है देखिए 7.68, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.68, है ना, गुने 10 के पावर कितना माइनस में 29। तो ये हमारा क्या हो गया डाइपोल मोमेंट, है ना। ये हमारा क्या हो गया भाई डाइपोल मोमेंट। चलिए तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू, अच्छा इसकी मात्रा क्या होगी देखो कूलम मीटर, है ना, कूलम मीटर आवेश का मात्रक, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 7.68 गुने 10 पावर कितना 29 कूलम मीटर, यानी कि एक मिनट 7.6, अच्छा ये 6 है, यानी कि बी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा कौन सा है भाई, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 7.68 गुने 10 पावर कितना -29 कूलम मीटर। चलिए तो ठीक है नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग 54। अच्छा अब क्या बोला है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ऑब्वियस बात है जैसे अगर अपने को चालक बोला तो हमें एक चीज बात तो समझ में आया कि सर चालक के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0। अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 0 होती है, बट विभव क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है भाई कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है E बराबर क्या होता है माइनस में dV बाई dx या dr कुछ भी ले लो। अच्छा E की वैल्यू 0 है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं माइनस dV बाई कितना dr बराबर 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dV बाई dr बराबर कितना 0। अच्छा तो dV बाई dr बराबर अगर 0 है मतलब V का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 0 है, इसका मतलब 100% एक V क्या रह जाएगा कांस्टेंट। अच्छा सर ये भी समझ में आ गया। अच्छा एक खास बात हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिखाया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण, क्या खास बात है कि जो ये जो चालक है एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, मतलब बोले तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा समान, और समविभव पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है लंबवत, मतलब ये ऐसा रहेगा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कैसे होगी लंबवत, मतलब इसके सतह से कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री, कितना बनाएगा भाई 90 डिग्री। तो विच ऑप्शन जी करेक्ट, ये हमारा शतक के लंबवत होती है, यानी कि बी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। देखिए अब मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कई टाइम से रिपीट हुआ, ये तो आपको पता है 8.85 गुने 10 पावर कितना -12 फैराड मीटर, इसमें टाइम ना खराब करें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है अपने से कि ए तथा बी के बीच में समतुल्य धारिता, ओके देखिए 3 और क्या 3 आपस में पैरेलल में है, मतलब समांतर क्रम में है, तो 3 का असमतुल्य कितना हो जाएगा भाई 6 माइक्रो फराड, और ये हमारे पास कितना है अगेन 4 माइक्रो फराड, और ये बिंदु हमारे पास ए है और ये बिंदु हमारे पास क्या है बी है।
तो इनका समतुल्य सीरीज में आपको पता है, सीरीज में तो आप तो 1/C1 C2 कीजिए, या फिर आप तो ऐसा भी कर सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 6 इंटू कितना 4 अपॉन 6 प्लस कितना 4, तो ये कितना बनेगा 6 इंटू 4 अपॉन में 10, है ना। तो 3 बार में ये कटेंगे भाई साहब, ये 5 बार में, यानी कि 4 तिया 12 बटे कितना 5, है ना, 12 बटे 5 माइक्रो फराड, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, देखो ओके। अच्छा, अब ये क्या बोला है कि यदि गोले पर 10 माइक्रोकुलम गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स, ओके, तो ठीक है, एक गोला है ना, जिस पे आपने आवेश कितना दिया है, आवेश कितना दिया है, इस पे आवेश कितना दिया है, क्यू कितना दिया है भाई, ये पे 10 माइक्रोकुलम। अच्छा, तो बोला है कि इसके सतह पे कितने विद्युतीय फ्लक्स, तो गॉस थ्योरम लगा लेंगे हम, इसके जस्ट नियरेस्ट में एक हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना, क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सतह, ये गॉसियन सतह है ना, गॉसियन सतह। चलो ठीक है सर, तो फ्लक्स क्या होता है, विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है भाई, क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, है ना, क्यू इनसाइड बाई कितना एप्सिलॉन जीरो, मतलब क्या कि इस गॉसियन सतह के अंदर जो आवेश है और डिनोमिनेटर में क्या आता है एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए, तो क्यू हमारे पास, अच्छा एक मिनट, अपने पास एप्सिलॉन नोट की वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए यहाँ पे थोड़ा होशियारी कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नोट इंटू कितना क्यू, ओके सर, और 1/एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आपको एक बात पता है कि 1/k की मान कितनी होती है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और बराबर में कितना 9 गुने 10 के पावर कितना 9, चलो वो तो यूनिट हमें पता है, यूनिट तो हम कर लेंगे। तो यहां से अगर हम 1 कितना एप्सिलॉन नोट की अगर वैल्यू चाहिए, तो इस 4 पाई को राइट ट्रांसफर करेंगे तो कितना बनेगा 9 इंटू 4, मतलब 36 पाई, 36 पाई इंटू 10 टू पावर कितना 9, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम 1/एप्सिलॉन नोट की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितना रख ले 36 पाई इंटू 10 टू पावर कितना 9, तो चलो यहां से रख लेते हैं 36 पाई इंटू 10 टू पावर कितना 9। अच्छा, और क्यू की वैल्यू आपको कितना दिया है 10 माइक्रोकुलम, तो माइक्रो में आपको पता है कि माइक्रो का मतलब 10 के पावर कितना होता है -6, यानी कि यहां से कितना बनेगा, देखो यहां से कितना बन जाएगा 36 पाई इंटू इंटू 10 टू पावर कितना, देखिए ये 10 में से 6 गया तो कितना 4, है ना, 10 टू पावर 10 के पावर कितना, है ना, यानी कि 36 पाई इंटू 10 पावर 4, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, 58 और 59। चलो भाई, ये भी कई बार रिपीट हुआ है सवाल, आपको पता है कि एक एक कुलम जो होता है, एक कुलम जो आवेश होता है ना, 1 कुलम जो आवेश होता है, ये होता है 3 इंटू 10 के पावर कितना 9 स्टैट कुलम, इसको शॉर्ट में ESU लिखा जाता है, आवेश का SI मात्रक कुलम है और CGS मात्रक क्या होता है ESU, यानी स्टैट कुलम। तो आपसे उल्टा पूछा है, तो 1 ESU हम लोग निकाल सकते हैं, 1 स्टैट कुलम को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 गुने 10 के पावर कितना 9, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 गुने 10 के पावर कितना -9, और इतना कितना कुलम, इसका मतलब क्या 1 स्टैट कुलम, स्टैट कुलम को हम ESU से लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 1 ESU इज कितना 1/3 गुने 10 के पावर कितना -9, तो अपने को दिख रहा है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए अच्छा, अब ये भी सवाल कर लेते हैं हम लोग, देखिए अच्छा, ये आपको दिख रहा है कि ये 4 और 4 आपस में कैसे हैं सीरीज में है ना, तो 4 4 आपस में सीरीज है, 3 की धारता कितनी होगी समतुल्य 2, तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि इसको हटा दीजिए, यहां से क्या करेंगे हम हटावेंगे, और हटाने के बाद एक हम सिंगल धारिता लगावेंगे, सिंगल कैपेसिटर, और वो सिंगल जो कैपेसिटर होगा इकलौता, वो किसका, वो उसकी धारिता कितनी होगी, देखो 2 माइक्रो फराड, है ना, 2 माइक्रो फराड। अब ध्यान से देखें कि 2 और 2 आपस में किस में है समांतर क्रम में,
तो दो दो अगर आपस में समांतर क्रम में है तो इनका समतुल्य कितना होगा, 2 + 2 4। तो यानी कि इसको हटाइए, इसको भी हटाइए और अकेला भाई साहब को लगाइए, जो कितना हो गया देखिए यहाँ से 4 माइक्रोफराड। कहीं भैया आप भी हट जाइए, यानी कि ये जो ऊपर वाला सर्किट है इतना से हमारा मुक्ति मिल गया। देखिए अब देखिए 4 4 4 आपस में कितने हैं, सीरीज में है। तो तीनों का अगर आप इनकी इनकी इक्विवेलेंट धारिता सीरीज में है तो आपको कितना लिखेंगे, डायरेक्ट 4/3 माइक्रोफराड। आसान सा सवाल। चलो यानी कि बी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, और भी है कुछ सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्या बोला है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र, अब पता है कि ये संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बाई कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब संरक्षी होता है, यानी कि ए इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलो अगेन अपने से पूछ लिया। देखिए 1 कूलम, तो अभी अभी बात करा है कि 1 कूलम होता है 3 इंटू कितना 10⁹ ESU, मतलब स्टैट कूलम। तो ए इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आसान आसान सा सवाल है, देखो चलो भाई। अब क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो सबसे पहले तो समझे कि सर विशिष्ट आवेश होता क्या है ना। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है भाई, अगर अगर विशिष्ट आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, है ना, स्पेसिफिक चार्ज। तो विशिष्ट आवेश जो होता है आवेश बटे द्रव्यमान होता है ना, आवेश बटे द्रव्यमान। आप किसी का भी स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश निकाल सकते हैं। यहाँ चूंकि अपने को इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, अगर प्रोटॉन का पूछता है तो प्रोटॉन का निकालते, है ना। तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए तो क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर कितना -19 कूलम, और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुने 10 के पावर कितना -31 केजी, है ना। अच्छा इसको ऊपर लेके जाइएगा तो 1.6 और बाई 9.1, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 31 में हमारा ये 9 जाएगा, तो 1 और ये 2 यानी कि 11 बचेगा। कितना बचेगा भाई 10 के पावर कितना 11। अब 1.6 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। ये आएगा 0.1758, ये आएगा 0.1785, है ना, ये 0.1785, है ना, 0.1785। अच्छा अच्छा ओके, एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक है देखिए, है ना। ये 31 है, ये 31 है ना, और ये कितना हमारे पास 19। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया तो 11 में से 9 9, ये 2 आएगा, है ना। सॉरी ये हमारे पास ये गड़बड़ है, इसको आप यहाँ पे 12 लिखिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 12 लिखेंगे, है ना। चलिए तो 0.178 गुने 10 के पावर कितना हो गया, ये 12। अच्छा आप इसको राइट ट्रांसफर कीजिए तो ये 1 पॉइंट कितना बनेगा 785 गुने 10 के पावर कितना 12, है ना। अच्छा सॉरी ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, राइट शिफ्ट करेंगे तो एक पावर घट जाएगा। चलिए यहाँ पे अपने पास स्पेस नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं ना। यहाँ से कितना बनेगा देखिए, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो 1.785 गुने 10 के पावर कितना बनेगा, ये 11, है ना। इतना कूलम प्रति केजी। अच्छा इसको आप 1.785 को चूंकि वो अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1.8 गुने 10 के पावर कितना 11 कूलम प्रति केजी। देखिए ऑप्शन ढूंढिए, देखिए ऑप्शन में यहाँ मिसप्रिंट है, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, है ना। तो ठीक है इसको हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी ये कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। ठीक है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि विशिष्ट आवेश क्या होता है, सर विशिष्ट आवेश होता है आवेश बटे द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, 63 भी हो गया। चलिए और नेक्स्ट सवाल है ये हमारा 64। चलो ठीक है, देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये क्या है, देखिए एक संधारित्र दिया है जिसमें 2 प्लेट्स है, ये वाई और क्या है ये एक्स है। अच्छा इस बिंदु का विभव दिया है 20 वोल्ट और इस बिंदु का विभव दिया है 10 वोल्ट। देखिए फिजिक्स में एक ही बात ध्यान रखें
कि जिसका विभव ज्यादा है मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है। हायर पोटेंशियल मतलब क्या है, ये उच्च विभव है। कैसा है, उच्च विभव है ना। और ये वाला हमारा क्या है, निम्न विभव, निम्न विभव है ना। तो हम क्या कहते हैं कि जनरली उच्च विभव को हम लोग कैसे दिखाते हैं, प्लस से, और निम्न विभव को कैसा दिखाया जाता है, माइनस से। तो एक बात तो तय हो गया भाई, है ना, एक बात तो तय हो गया कि ये जो बाई वाला जो प्लेट है ये उच्च विभव पे है, तो ऑब्वियस सा बात है, इस पे प्लस धनावेश जाएगा, प्लस क्यू, सपोज मान लेते हैं प्लस क्यू। और ये चूंकि निम्न विभव से, तो इस पे क्या जाने वाला है, माइनस क्यू, है ना। तो आपको क्या बोला है कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश, तो पता है आपको कि क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। लेकिन ध्यान रखेंगे क्यू बराबर सीवी में क्या है, भी विभवांतर है, मतलब हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब 20 माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को, 10। तो धारिता कितना है अपने पास, 2 माइक्रोफराड। अच्छा, माइक्रोफराड यानी माइक्रोकूलम में आंसर मांग रहा है, और विभवांतर कितना है, 20 माइनस 10, तो डायरेक्ट लिखना है ये 10, तो कितना बनेगा, 20 माइक्रोकूलम। अब ये क्यू आवेश तो आ गया, बट अगर आपने से पूछा कौन वाले प्लेट पे, आप ध्यान से देखिए, आपको एक्स वाले प्लेट से पूछा गया है ना। तो एक्स वाले प्लेट पे कैसा आवेश आ रहा है, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब क्या है, इस एक्स वाले प्लेट पे कितना जाएगा, माइनस में 20 माइक्रोकूलम, और बाई वाले पे कितना जाएगा, प्लस में 20 माइक्रोकूलम, है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, 64 और 65। अच्छा, अगेन बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, भाई ये तो कंजर्वेटिव इन नेचर, रिपीटेड सवाल है, संरक्षी होता है नेचर में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, चलो ओके। अच्छा यहाँ मिसप्रिंट है, पहले इसको सुधार लेते हैं हम लोग। अरे भाई तुम कहाँ हो गए, चलो देखिए, और क्या पूछा है आपने से, पहले तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। कुल आवेश छूटा है यहाँ पे, यहाँ भी आवेश छूटा है, चलिए, और यहाँ भी आवेश छूटा है। चलो भाई, क्या बोला है कि एकांकी चालक के लिए निम्न, अच्छा एकांकी चालक का मतलब क्या हुआ, एकांकी चालक का मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड कंडक्टर। एकांकी चालक का मतलब क्या हुआ भाई, आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड, है ना, कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर में कौन अनुपात अचर होता है। तो पता है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसकी जो धारिता होगी वो नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो सी क्या होता है, क्यू बाई कितना, भी। अच्छा, तो क्यू हमारा क्या है, कुल आवेश, और भी क्या है हमारा, विभवांतर। तो यहां दिख रहा है अपने को, यहां विभव है, ये नहीं होगा। अच्छा, यहां भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है दिया गया आवेश और डिनोमिनेटर में विभवांतर, यानी कि बी इज द क्या, करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखेंगे सी बराबर क्यू बाई जो फॉर्मूला है उसमें भी विभव नहीं है, वो विभवांतर है। ओके ठीक है सर, ये भी बात पता है अपने को। तो 66, और ये हमारा, अच्छा ये गलती से सवाल आ गया है, ऐसे करंट, चलो ठीक है कर लेते हैं यहाँ से। ये क्या बोला है, किलोवाट आवर। तो पता है किलोवाट आवर किसकी मात्रक है, ऊर्जा का। ये बड़ा आसान सवाल है, तो ठीक है देख लेते हैं इसको सर। किलोवाट आवर कई बार रिपीटेड सवाल है। किलो का मतलब होता है आप जानते हैं 10 की पावर कितना, 3। वाट का मतलब जूल प्रति सेकेंड होता है, आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो आपको पता है यहां से कि देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 36 गुने 10 के पावर कितना होगा, 3 और 2 5, इतना क्या, जूल। भाई साहब 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू होती है 36 गुने 10 के पावर 5, है ना। तो जूल किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का। तो किलोवाट आवर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसका मात्रक, ऊर्जा का। चलो ठीक है सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। 67 एंड कौन सा, 68। ये तो भैया हड़प्पा संस्कृति से चलता आ रहा है कि एक अगर स्टेशनरी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। बट अगर वो चार्ज एक्सिलरेटेड हो तो वो तीनों काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ अपने से एनर्जी को रेडिएट करेगा, मींस अपने से एनर्जी निकालेगा। जब ये तीन काम होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, ठीक है। तो अपने से सिंपली क्या बोला है कि एक समान वेग से चलायमान, तो दोनों काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, है ना।
तो यहां से क्या दिया है, केवल विद्युतीय क्षेत्र, बेकार बात। केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी बेकार बात। अच्छा, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दोनों आ गया, ई भी आ गया और क्या आ गया, बी भी आ गया। इसका मतलब क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 68 हो गया, और कौन सा, 69। ठीक है, अब क्या बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्रों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ। अरे भाई, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम डाइलेक्ट्रिक का यूज ही इसलिए करते हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो एप्सिलॉन नोट ए वाई कितनी होती है भैया, डी। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, मतलब आप क्या डालें, परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे, तो उसका जो धारिता है वो बढ़ जाता है, के टाइम्स एप्सिलॉन नोट ए बाई कितना, डी। तो यही तो बेनिफिट है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए। अगर संधारित्र के जो नो प्लेटों के बीच में अगर आप किसी परावैद्युत पदार्थ डालिएगा, तो उसका जो हमारा जो कैपेसिटी है चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर करने का, वो के टाइम्स बढ़ जाता है ना। चलिए, ये सारा बात करवा चुके हैं, कोई बात नहीं। सम नेक्स्ट 69 और नेक्स्ट 70। ये भी देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है, जो मतलब मोस्ट ऑफ किताबों में गलत ही आंसर दिया है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम, पहले इस क्वांटम का मतलब समझे। आप तो इस क्वांटम का मतलब समझिए, न्यूनतम मान। कौन सा मान, न्यूनतम मान। क्वांटम का मतलब ही होता है मिनिमम वैल्यू, है ना। और क्या बोला है, विद्युत आवेश का क्वांटम, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत आवेश का न्यूनतम मान का ईएसयू मात्रक में मान होता है ना। तो सबसे पहले तो हम समझे कि इस दुनिया में छोटू आवेश भाई साहब कौन सा है, ई। इनका वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर कितना, माइनस में 19 कूलम। बट आपसे क्या पूछा है, ईएसयू में। तो आपको एक बात ये भी पता है कि सर 1 कूलम जो होता है वो कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर कितना, 9 ईएसयू। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किस में करना होगा, ईएसयू में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1.6 गुने 10 के पावर कितना, माइनस में 19। और एक कूलम की वैल्यू हम डायरेक्ट कितना लिख लें, 3 इंटू 10 टू पावर कितना, 9 ईएसयू। तो आपको पता है कि ये 4 पॉइंट कितना बनेगा, 8 गुने 10 के पावर कितना, ये माइनस में 10 ईएसयू। तो ध्यान रखेंगे कि विद्युत आवेश का क्वांटम जैसे ही बोला, तो हमको एक चीज बात समझ में आया कि सर आवेश का मिनिमम वैल्यू अपने से पूछा जा रहा है ना, और उसका भी मान ईएसयू में। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमने नहीं लिया है, अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कितना आया, 4.8। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो यही आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, 4.78 गुणे 10 के पावर माइनस 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। एंड कूलम्ब बल है, ओ हो, आप कहाँ छुपे थे भाई साहब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है ना। और कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो साथ ही साथ है। तो अपने को दोनों दिया है, केंद्रीय बल भी और कौन सा, विद्युत बल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों ए तथा बी। चलो नेक्स्ट सवाल जल्दी खत्म हो जाओ भाई। चलिए, ठीक है, लास्ट 2009 का सवाल बच रहा है अपने को। देखिए, बोला है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव पृष्ठ होगा। तो ये बड़ा आसान सा बात है। आप देखिए, ये वाला एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाला वाई एक्सिस, और ये वाला हमारे पास क्या हो गया, जेड एक्सिस, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, हमसे क्या पूछा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर है, विद्युत क्षेत्र कौन है, एक्स अक्ष की ओर है। तो इस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो आपको पता है कि जो समविभव कहाँ है, समविभव जो पृष्ठ होता है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की क्या है, लंबवत होती है। तो आप समझिए, अगर ये इधर एक्स दिशा में हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, तो समविभव जो पृष्ठ बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये बाईजेड प्लेन वाला, ये जो बनेगा ये बाईजेड प्लेन है ना। ये कौन सा बनेगा, बाईजेड प्लेन। ये देखिए, इसके क्या है, लंबवत है, यानी कि समविभव पृष्ठ जो होगा बाईजेड तल की दिशा में। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है कि एक्स में है तो बाईजेड लीजिए, बाई में लीजिए तो कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, है ना। और जेड में लेंगे तो एक्स बाई हो जाएगा। बड़ा आसान सा बात है। चलिए, अच्छा और भी सवाल है, देख लेते हैं। 72 ओके। अब ये हमारा क्या है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने देखा, ये पार्ट तीन पार्ट में आपको मिलेगा। हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए 2009 से लेके 2022 तक, है ना। अच्छा, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ऐसे ही जैसे आपको
नेक्स्ट कुछ दिनों में हम सारे वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही क्लोज करते हैं। बाकी आपको कोई डाउट्स रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, है ना। बाकी और किसी भी क्वेश्चंस का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैसेज करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम सेंड करेंगे, ठीक है। बाकी हमने अपना वो ये सारा सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। तो आज इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।